हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मेरा नाम जानते हैं अमित शर्मा और स्टूडेंट नॉलेज अड्डा मेरा चैनल है। और आज से हम 12वीं क्लास के छात्रों के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस लेके आए हैं, जो कि हमने 40 दिन का टारगेट बना के रखा है। हम 40 दिन में आपको पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे और जिससे कि आपके 12th में बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आज से हम अपना केमिस्ट्री शुरू करेंगे। चैप्टरों के नाम लाइन से लिखे हैं, जैसा कि पहला चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा वैद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बलगति, पांचवा पृष्ठ रसायन, छठा पी ब्लॉक के तत्व, सातवां डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, आठवां उप सहसंयोजक यौगिक, नौवां हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, 10वां एल्कोहल फिनोल ईथर, 11वां है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, 12वां है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड और 13वां है जैव अणु। अगर ये इसका सिलेबस मैंने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो सिलेबस डिलीट कर दिया है उसको हटाकर जो सिलेबस नया है उसके हिसाब से ही मैंने इसको फॉर्म किया है और इसी हिसाब से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन, जो कि हमारे नजरिए से पहला हुआ, हम वैद्युत रसायन से शुरुआत करेंगे। तो मैं समय जाया ना करके, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके सीधे टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा वैद्युत रसायन, मैं स्टार्ट करता हूँ। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। जैसे कि नाम से ही पता, वैद्युत और रसायन यानी कि ऐसा रसायन जहां पर विद्युत की बात हो। मतलब कि वैद्युत रसायन वह केमिस्ट्री है जहां पे हम विद्युत और रसायन को एक साथ पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। इसमें हम कई तरीके के सेल पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, इस साइड के सेल पढ़ेंगे, इस टाइप के सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत रसायन मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले हम ये है जिसमें करंट फ्लो हो जाए, ऐसा चालक जिसमें करंट फ्लो हो जाए वह चालक है, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी चालक वो होते हैं जो किसी विद्युत अपघटनी चालक वो होते हैं जो एक मेल्ट अवस्था में, मतलब कि द्रवित अवस्था में आयनों में वियोजित हो जाते हैं, द्रवित अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, यानी कि द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी चालक जैसे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था या उनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप आयन से प्राप्त होता है, विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट कहलाते हैं, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि विद्युत अपघटनी चालक को हम पढ़ रहे थे, तो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था, गलित मतलब मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था, या उनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त आयनों के द्वारा होता है, विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। मतलब कि जैसे कि ये एक बैटरी है, इसमें ये क्या है, इससे संबंधित ये विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य अगर ये रॉड जिंक की है तो हम इसमें जिंक सल्फेट का विलयन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक द्रव्य विलयन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कहा है मॉल्टन स्टेट में हो, ठीक है। जलीय विलयन जिसमें रासायनिक वियोजन मतलब इनके जैसे ZnSO4
ZnSO4 इनका वियोजन, Zn का Zn प्लस में और SO4 का SO4 माइनस में, मतलब इनका वियोजन, वियोजन में टूटना, वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त आयन, क्योंकि ये आयन हमें प्राप्त हुए, ये माइनस, ये धनायन है और ये ऋणायन प्राप्त हुए, आयनों के द्वारा, प्राप्त आयनों के द्वारा होता है विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहलाती है। ठीक है, एक बार हम क्रिस्टल क्लियर समझ लेते हैं। विद्युत अपघटनी चालक वो होते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, मतलब कि करंट का फ्लो, उनकी गलित अवस्था में, मतलब कि पिघली हुई अवस्था में, जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त आयनों के द्वारा होता है, वो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, 100 बात की एक बात ये है कि जैसे कि हमारे घरों में हमने बैटरी देखी है, उन बैटरियों में जो तेजाब भरा होता है, जैसे कि तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4, उसका H+ और SO4 माइनस में वियोजन, इसको ही हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि विद्युत अपघटन। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य चालक दो टाइप के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, NaCl, KCl, HCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, HCl पोटेशियम क्लोराइड, और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि हमारे पेट में भी होता है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इस टाइप के जितने होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ये थोड़े वीक एसिड होते हैं इनकी कंपैरिजन में, जैसे कि एस्टिक एसिड, जिसे हम छिड़का भी बोलते हैं, विनेगर, और NH4OH, ये थोड़े इनकी कंपैरिजन में वीक होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं और इन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता, यानी कि किसी भी विद्युत अपघट की चालकता किसे कहते हैं, किसी विद्युत अपघट की विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को उस विद्युत अपघट की चालकता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम मेटल्स में क्या करते थे, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्या होता है, करंट। ठीक है, तो करंट किसके बराबर था, I = V = IR, I = V/R। ठीक है, तो वहां पे करंट क्या होता था, रेट होती थी किसकी, आवेश की फ्लो की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम ओम का नियम ही लागू होता है, उसको V = IR को हम ओम का नियम कहते हैं, वैसे भी बेसिकली V = IR, जहाँ पे I क्या है, करंट है, और R क्या है, प्रतिरोध, और V क्या है, वोल्ट है। वही लॉ यहाँ पे भी लागू होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। उसके अनुसार जो हमारा करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, प्रतिरोध के। ठीक है, प्रतिरोध के, ये है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती, अगर धारा प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, और अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा दूंगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि E/R। E बेसिकली V, वोल्ट के लिए ही E इस्तेमाल होता है, E = वोल्ट। ठीक है, E = वोल्ट, और यहाँ से क्या आया कि R की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, E/I। तो R की वैल्यू यहाँ से E/R आ जाएगी, यहाँ से I का मात्रक एम्पियर और V का वोल्टेज, R का मात्रक क्या होता है, ओम, और I का मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ से R क्या हो जाएगा, यहाँ से R की वैल्यू ये तो हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। C बेसिकली जो C होती है, C जो होता है वो सीधे 1/R होता है, मतलब प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, कम होगी। तो प्रतिरोध बढ़ाने पे क्या होगा, चालकता कम होगी, और प्रतिरोध कम करने पे क्या होगा, चालकता बढ़ेगी।
यहाँ से प्रतिरोध आर की वैल्यू, आर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर इनवर्स। तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो यहाँ से हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स या तो यानी इसका मात्रक हो गया ओम इनवर्स। इस ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, मोह भी कहते हैं। ओम इनवर्स कहते हैं रो, वैसे तो इसे कहते हैं, वैसे तो ओम इनवर्स है। सी क्या, चालकता। सी क्या है, चालकता। और इसको कहते हैं मोह भी कहते हैं। ठीक है, इसको मोह भी कहते हैं और रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। अरे हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता। हाँ हाँ, ऐसा ही पद्धति में, ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक सीमेंस है। सीमेंस कई बार आया पेपर में, सीमेंस है। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक सीमेंस है। इतना लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, जो मैं लिखाता जा रहा हूँ उसको लिखते जाए, एक तरीके से नोट बनता जाएगा आपका, और बहुत ही शॉर्ट नोट बनेगा। जब किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत अपघट्ट में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये इलेक्ट्रोड्स है, एक प्लस है, ये माइनस है। किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें जो प्रतिरोध होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि करंट चलेगा, है ना। तो इसमें जो प्रतिरोध होगा आर, वो किस किस बातों पे वेरी करेगा, मतलब कि किस किस बात पे लागू होगा। ये बात तो हम 10th में पढ़ चुके हैं। तो आर किस किस पे, आर जो इसमें चालक होंगे उनकी लंबाई पे, आर जो इसमें चालक होंगे उनकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होगा। और आर व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल कौन सा, इसका ये वाला क्षेत्रफल, मतलब कि जो रॉड है, जो भी हमने मेटल की रॉड ली है, उसके ये वाले एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। व्युत्क्रमानुपाती, ये समानुपाती। समानुपाती मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्या, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, अगर इन्हें मैं संयुक्त रूप से लिख दूं तो L/A, अगर इसका निशान हटा देंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटा देंगे तो R बराबर एक यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रो, L/A। अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालूं तो रो की वैल्यू क्या जाएगी, रो की वैल्यू आएगी, रो थोड़ा सा निकालो, R/L। ठीक है, तो ये हो गई रो की वैल्यू। रो क्या होता है, रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अरे थोड़ी राइटिंग गंदी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट चालकता की बात हो रही है, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अरे विशिष्ट प्रतिरोध वो है रो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये हो गया अपना विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा इनवर्स 1/√, इसको ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं, सिंपल है। यहाँ पे लिख देंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। दोस्तों वहां पे मैंने गलती से रो बता दिया था, रो दरअसल ये है, वहां मैं जल्दी से मोह के साथ साथ मैंने रो भी लिख दिया था, वो जरा करेक्शन कर लेना। वहां रो नहीं होगा, रो तो ये होता है। ठीक है,
वहाँ रो नहीं होगा, और तो ये होता है, वो जल्दी में मो की जगह रो लगा दिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। विशिष्ट विशिष्ट हमें पता है, ये हमने 10वीं क्लास में पढ़ा कि किसी भी चालक को जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाया तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम करा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तो जब इनको कंबाइंड रूप से लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो ये ना एल अपॉन ए जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे बराबर लगाएंगे तो रो एक क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा, जिसे कांस्टेंट कहते हैं। तो रो बराबर आर बटे एल, यहाँ से रो इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि विशिष्ट चालकता बताते हैं। रो हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, रो के व्युत्क्रम को 1/1 रो फॉर्म क्या होती है, किसी का रेसिप्रोकल, मतलब कि व्युत्क्रम, उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। सीधे फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा, हमें परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला हम उठाते हैं विशिष्ट चालकता होगी। अभी हमें तुल्यांकी चालकता, मूलक चालकता, जैसा कि हमने अभी विशिष्ट चालकता पढ़ी, यह तुल्यांकी चालकता और ये है मूलक चालकता। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें फिर से सेल जैसा बनाएंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इलेक्ट्रोड। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ये शुरू में थोड़ा सा बताना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले लूं और इनका जो एरिया है, एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, ये तो लेंथ हो गई। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी लेंथ नहीं हुई, डिस्टेंस हुई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर ले लूं और इनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो ये दोनों परिभाषा आसानी से आ जाती है। कैसे, इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि विद्युत अपघट्ट में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनमें जो इलेक्ट्रोड हैं उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल, ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और इस विद्युत अपघट्ट में 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, ठीक है, तो उसको उस विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और यदि 1 ग्राम मोल घुला हो तो उसको मोलर चालकता कहते हैं। बाकी वो सेम ही रहेगा कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात दोनों सेम रहेगी, बस इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसको परिभाषा लिख लेते हैं हम। जैसा कि हमने बताया था, तुल्यांकी चालकता वही दोनों इलेक्ट्रोड जो कि 1 सेंटीमीटर के थे और उनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच, उनको अगर ये डायग्राम से, ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी हो और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसमें जो विलयन होगा उसमें अगर हम 1 ग्राम तुल्यांक घोल दें या घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस ये समझना है, बस 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ तो तुल्यांकी चालकता, और 1 ग्राम मोल घुला हो तो मोलर चालकता कहलाती है। बस यहाँ पे अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और इसके आगे का कंटेंट हम अगली वीडियो में देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं पैंडेमिक की वजह से, वो अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और हम 40 दिनों का टारगेट लेके चले हैं, जिससे कि हम अपना ये सारा सिलेबस जो कि NCERT का है कंप्लीट करा सकें। हम कोशिश करेंगे इसे 40 दिनों में कराने की, 50 दिन भी हो सकते हैं।